once again I welcome you all to the live session of textbook. Come on guys, get connected fast so that we can start with the session. आदर्श जिसमें हिंदी में नहीं है वो मेरे को बता देना, मैं उसका हिंदी दे दूंगा, ठीक है। आज क्लास तुम लोगों की 3:30 बजे शेड्यूल कर दी गई। मैं खुद ही देख रहा था, एक शफल हो गया, आगे पीछे हो गया है, शफल हो गया है। तो चलो शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र। वैसे तो मेरे को लग रहा है मैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से लेके आ गया हूँ, कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो यहाँ या तो वहाँ। तुम लोगों को मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था या बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ा रहा था ना तुम लोगों को, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम पहुंच गया, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट वेट। दिक्कत हो रही है मेरे ख्याल से। ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे ये तो तुम लोगों के कोर्स का ही चैप्टर है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या दिक्कत आई या क्या, मतलब देयर वाज समथिंग लाइक। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं। मानव पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। ये दिखाई दे रहा है डायग्राम। अब ये डायग्राम तुम लोगों को अगर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो आपको बहुत ही दिलचस्प तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और ये मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये दिखाई दिया। देखो यहाँ से फूड एंटर करेगा और फूड एंटर करने के बाद दांतों के द्वारा चबाया जाएगा, फिर वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में आते हुए वो स्टूल बन जाएगा, अंत में फीसिस बन के निकल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक में। सभी को मेरे ख्याल से दिखाई दे गया था। तो कैसा लगा पूरा वो दृश्य देख के, ठीक है। इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के सिस्टम को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से यहाँ तक के इस पूरे सिस्टम को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मैं इंग्लिश टू हिंदी भी लिख ले रहा हूँ ताकि कुछ कुछ, मैंने वैसे तो काफ़ी हिंदी आपकी तैयार कर ही दी है यहाँ पर, कुछ हिंदी मतलब कुछ इंग्लिश के शब्द जो हिंदी में नहीं है वो मैं यहाँ पर लिख के आपकी मदद कर देता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल आहार नली का पूरा तंत्र कहलाता है, ठीक है। चलो अब मैं लिख के पढ़ाता हूँ। अगर हम लोग डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन असल में 5 प्रक्रियाओं को जोड़कर बनता है। डाइजेस्टिव ट्रैक में जो डाइजेशन होता है हमारा, ये 5 प्रक्रियाएं होती है, 5 प्रोसेसेस। तो कोई अगर तुमसे पूछता है कितनी प्रोसेस होती है तो कहोगे 5 प्रोसेस होती हैं, 5 प्रक्रिया होती है। इन पांचों प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया होती है इंजेशन। या अंतःग्रहण। इंजेशन या अंतःग्रहण। इस इंजेशन यानी कि अंतःग्रहण का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। क्या मतलब होता है? इनटेक ऑफ फूड यानी कि भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करना। तो तुम सबने भोजन ग्रहण कर लिया? यस या नो?
यस, ठीक है। चलो, तो इनटेक ऑफ फूड यानी कि भोजन ग्रहण सबने कर लिया, किसी ने 2-2 बार खा लिया है। तो जब आप लोग भोजन ग्रहण करते हो, आप लोग भोजन ग्रहण करते कहाँ से हो? माउथ से। नहीं, माउथ से तो ग्रहण करते हो। जब माउथ में भोजन आता है तो इस भोजन पर क्रियाएं होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही माउथ में ये आपका फूड पहुंचता है तो वहां पर क्रियाएं होनी शुरू होती है। जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ही से आएगा, प्रीवियस ईयर लगा के एक आश्वासन ले सकते हो आदर्श। सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर भी तुम्हें दिक्कत दिखती है तो आगे मैंने उसको सर गलत बोला आपने, प्रीवियस ईयर में ऐसा एक अलग क्वेश्चन हमको मिला था इस टॉपिक से, आप बताइए हमको। ठीक है, तो चलो। तो भोजन मुंह में पहुंचते ही हमारे दांत काम करते हैं। कौन काम करता है? हमारे दांत। अब आने दांत के ऊपर हम लोग बात कर लें, क्योंकि दांत काम करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होता है, सर हमारे कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो हमारे मुंह में 4 तरीके के दांत होते हैं, इसीलिए हमको हेटेरोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोडोंट, क्योंकि हमारे कितने तरीके के दांत होते हैं? 4 प्रकार। पहली बात। दूसरी बात, हमारे पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। एक बार प्रिमिटिव टीथ यानी कि दूध के दांत, एक परमानेंट टीथ यानी कि पक्के दांत। तो 2 बार दांत आने की वजह से हमको डायफियोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायफियोडोंट। 2 बार दांत। फिर हमारे दांत जड़े होते हैं जबड़ों में, और उन जबड़ों को कहते हैं, पता है क्या? थेकोडोंट। जबड़ों में जहां पर हमारे दांत जड़े होते हैं उनको कहा जाता है थेकोडोंट। तो 3 अलग शब्द आपने पढ़े अभी मेरे साथ। कितने शब्द पढ़े? 3। एक हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब हमारे कितने तरीके के दांत? 4 तरीके के दांत। दूसरा पढ़ा डाइफोडोंट, मतलब दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार। और तीसरा थेकोडोंट। तो सबसे पहली बात हम लोग हेटेरोडोंट की करते हैं। तो हेटेरोडोंट पे चर्चा करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है सबसे पहला दांत जो हम मिलते हैं वो है इंसिजर। 4 नीचे और 4 ऊपर। ये कहना इन गलत जगह लग गया है। 4 नीचे 4 ऊपर, कुल मिला के 8 होते हैं इंसिजर। ठीक है, इनका काम होता है काटना। जो भी बाइट आइट लेते हो इन्हीं से लेते हो, काटना। इनको शायद हिंदी में हम लोग कहते हैं कृंतक। कृंतक कहते हैं ना। फिर उसके बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइन को हम लोग कहते हैं रंधक। इनका काम होता है चीर फाड़ करना, फ्लैश ईटिंग टीथ कहा जाता है। चीरने के लिए मांसाहारी जानवरों में ये बहुत बड़े होते हैं। ऊपर 2 होते हैं, नीचे 2 होते हैं, तो कुल मिला के हो गए 4। फिर प्रीमोलर होते हैं, 2 प्रीमोलर, 2 इधर 2 इधर, 4, 2 इधर 2 इधर, 4, 4 4 8 प्रीमोलर होते हैं चबाने के लिए। इनको अग्रदाढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रदाढ़। फिर हमारे मोलर आते हैं। एक्चुअल में तो मोलर 2 ही होते हैं। बाद में जब हमारी अकल दाढ़ आ जाती है यानी कि विजडम टीथ, तो ये तीसरा भी मोलर आ जाता है। तो पूरे ह्यूमन एडल्ट में 3 मोलर होते हैं, तो 3 3 6, 6 दूनी 12, 12 हो जाता है। अब मैं तुमको थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला की एक दांतों का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम अपने मुंह को 4 हिस्सों में बांट दें ऐसे कुछ, ठीक है, तो इधर फॉर्मूला होता है 2 1 2 2, 2 1 2 2, 2 1 2 2, 2 1 2 2। आमतौर पर हम लोग यही वाले होते हैं, 2 1 2 2। तो 2 2 4 2 6 1 7, 7 चौक 28। तो हमारे 28 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 28 दांत। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, हम तो 32 सुने हैं। अरे सुन तो लो पहले। हमारे 28 दांत होते हैं, हमारे भी 28 है भाई। ठीक है, अभी मेरे भी 28 ही दांत है। और कई लोग कहते हैं जब 20 22 साल के ऊपर हो जाते हो, जब तुम्हारे अकल आ जाती है, तब तुम्हारे अकल दाढ़ आती है। तो भैया मेरे तो अकल आज तक नहीं आई, क्योंकि मेरी अकल दाढ़ नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। बोला जाता है एडल्ट्स में आ जाते हैं 4 और दांत एज बढ़ने पर, तो आपके आ जाते हैं टोटल 32। अच्छा, कई लोगों के पूरे जीवन काल में 32 नहीं हो पाते। कई लोगों के पूरे जीवन काल में 32 नहीं हो पाते। अब देखो सूरज ने कहा 2 1 2 3 ना सर,
सूरज मैं 2 1 2 3 पर डायरेक्ट नहीं आता, पहले 2 1 2 2 लाता हूँ, फिर बाद में जब लोगों की अक्ल दाढ़ आ जाती है तब उनके हो जाते हैं 2 1 2 3 यानी कि 32। ये अक्ल दाढ़ के साथ है, और बिना अक्ल दाढ़ के 2 1 2 2। तो अब तुमसे कोई पूछता है ये अक्ल दाढ़ में किसमें वृद्धि हुई, तो अक्ल दाढ़ में किसमें वृद्धि हुई, जो आखिरी वाला था। आखिरी वाला कौन था, मोलर था, यानी कि दाढ़ वाले दांत। तो दाढ़ वाले दांत में वृद्धि हुई तो वो 3 हो गए, और 3 3 6 3 9 3 12, टोटल 12। और यहाँ से भी अगर तुम देखोगे तो 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 12 32। दिखाई दे रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 12 32। तो हेट्रोडॉन का किस्सा क्लियर हो गया। नहीं मेरे नहीं हुए हैं, मैं अभी भी बिना अक्ल दाढ़ का ही हूँ आदर्श। ठीक है, अब डायफोडॉन की बात करते हैं। तो डायफोडॉन की बात करें तो ये 2 बार दांत आते हैं हमारे, एक होता है प्रिमिटिव टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। एक होता है प्रिमिटिव टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। अब ये प्रिमिटिव और परमानेंट है क्या। पहला होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि जब बचपन में दूध के दांत होते हैं उनको प्रिमिटिव कहा जाता है। तो भैया जब बचपन में तुम्हारे दूध के दांत थे तो उनका फॉर्मूला पता है क्या था, उनका फॉर्मूला था 2 1 0 2। इसको गुणे 4 कर दो तो टोटल प्रिमिटिव कितने होते, 20। एडल्ट है, इसीलिए मेरे परमानेंट टीथ है, लेकिन विजडम नहीं है। ठीक है, इसलिए विजडम टीथ नहीं है। और परमानेंट टीथ का फॉर्मूला तो बता ही चुका हूं, परमानेंट 28 या फिर 32। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हेट्रोडॉन्ट के बाद डाइफोडॉन्ट का किस्सा क्लियर हो गया। कभी किसी के ब्रेसेस लगे हैं, ब्रेसेस, वो दांत में जो तार लगते हैं, ब्रेसेस लगे हैं कभी। अगर कभी दांत में तार लगेंगे, ब्रेसेस लगेंगे, तो एक बात बता दूं कि ब्रेसेस लगते हैं ना, तो ब्रेसेस लगाने के लिए एक दांत निकाल दिया जाता है। वो दांत पता है कौन सा होता है, वो प्रीमोलर होता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रेसेस लगाने के लिए कौन सा दांत निकाला जाता है, वो होता है प्रीमोलर, अग्रदांत। तो प्रीमोलर हटाया जाता है ब्रेसेस लगाने। तभी तो दांतों को अंदर लाते हैं, जगह बनानी पड़ती है ना, तो इधर इधर से एक दांत हटा के जगह लाए, उसको देखना प्रीमोलर हटाया गया हुआ। अब थेकोडोंट, ये देख सकते हो यहाँ पे ये जबड़ा है, और यहाँ पे ये दांत जड़ा हुआ है इसमें, देख रहे हो कि नहीं। ये देख रहे हो यहाँ पर दांत जड़ा है, जिसमें ये दांत जड़ा होता है इसी को थेकोडोंट कहते हैं। जिसमें दांत जड़ा हुआ है इसी को क्या कहते हैं, थेकोडोंट। जिनके दांत बाहर होते हैं उनको अंदर करने के लिए। ठीक, अब ये सारी क्लियर हो गई टॉप्स। अब इसको हटा दें कि पड़ा रहने दें। चलो सबसे पहली बात, आप भोजन ग्रहण करते हो। ठीक, खाना खाते हो ना। खाना जब आपका मुंह में पहुंचता है, वहां पर पता है क्या होता है, जैसे ही भोजन मुंह में आता है आप उसको चबाते हो, और चबाने के साथ आप क्या करते हो, चबाने के लिए दांतों का इस्तेमाल करते हो।
जिससे ये छोटे कणों में टूट जाता है। तो यहीं पर हमारी जबान होती है, जीवा, जीव, जबान कह लो, जीवा कह लो, जीव कह लो, टंग कह लो। क्या को दिखाई दे रही है? ये टंग पीछे हमारे जुड़ी होती है, एक छोटी सी लेयर होती है, उसका नाम होता है फ्रेन्यूलम। उसका नाम होता है फ्रेन्यूलम, FRENULUM, फ्रेन्यूलम। वो फ्रेन्यूलम से जुड़ी होती है। और यहीं पर इसके टेस्ट बर्ड होते हैं, ऐसे छोटे 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 टेस्ट बर्ड, और ऐसे होते हैं हेयर टाइप का स्ट्रक्चर। ये टेस्ट बर्ड होते हैं जहाँ से हमको टेस्ट मिलता है, कड़वा है, मीठा है, कैसा। ये जबान एक काम करती है, टेस्ट तो लेती लेती है, साथ ही साथ सलाइवा यानी कि हमारी लार को भोजन से मिला देती है। फिर सवाल आता है कि सर सलाइवा कहाँ से आया, लार कहाँ से आई? बेटा सलाइवा यानी कि लार 3 ग्रंथियों से आती है, 3 ग्लैंड से आती है, 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। हमारे मुंह में कितने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं? 3। और ये तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसीलिए सब चीजें तुमको यहाँ दिखाता चलूँ। पहला सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सलाइवरी ग्लैंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल लिंगुआ बोलते हैं होठों को, तो होठों के नीचे होता है ये, जहाँ पर सुर्ती दबाते हो। तम्बाकू सुर्ती ऐसे दबा लेते हैं, ऐसे देखा होगा है। गब्बर वाली सुर्ती नहीं, गब्बर वाली तो ऐसी होती है, आ आथू वाली, गब्बर वाली नहीं, एक होती है ऐसे। हाँ भैया हाँ। हाँ वाह क्या हुआ। तो ये जो जगह होती है यहाँ पर होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पर होती है एक, यहाँ पर मतलब गालों में भी होता है हमारा पैरोटिड, और यहाँ पर होती है हमारी सबमैंडिबुलर। तो 3 लार ग्रंथियां होती हैं, इन तीनों लार ग्रंथियों से आती है लार यानी कि सलाइवा। और इसी सलाइवा को, लार को मिला देती है हमारी जीवा यानी कि जीव भोजन से। हाँ जाइगोमैटिक भी होता है, और जाइगोमैटिक जो जाइगोटिक प्रवृत्ति से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो अब ये जब मिल जाता है हमारे भोजन में, तब ये उस भोजन को तोड़ना शुरू करता है, सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, सलाइवा यानी कि लार के अंदर एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? तोड़ता है भोजन को। भोजन जो हम करते हैं वो होता है स्टार्च, स्टार्च को तोड़ता किसमें? सिंपल शुगर में। स्टार्च को तोड़ता है सिंपल शुगर में। ठीक है, क्लियर। अब उस सिंपल शुगर में जब उसको तोड़ देता है स्टार्च को, तो टूटने के बाद एक गोल 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 एक कंपाउंड टाइप या कह सकते हैं मिक्सचर टाइप बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बोलस। जिसको क्या कहते हैं? बोलस। तो अभी देखो तुम लोगों के दिमाग में सब चीजें चल रही, ये हमने कबाब रोल खाया, चबाया, जबान ने लार मिलाई, लार के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है उसने उसको तोड़ा, स्टार्च को सिंपल शुगर में, और अभी वो गोल गोल एक बोलस बन गया, हमने फिर गोल बोलस को निकला, और वो हमारे आहार नली से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब बोलस हमारी आहार नली से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ नीचे उतर रहा है, तो यहाँ से बोलस आके यहाँ से ये उतर गया नीचे। अब आहार नली को हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। अब इस ईसोफेगस यानी कि आहार नली से भोजन उतरता कैसे, ये भी लोग पूछते हैं।
इस आहार नली यानी कि ईसोफेगस से जो बोलस है ये उतरता कुछ इस तरीके से है कि इस प्रक्रिया को हिंदी में कहते हैं क्रमांकुंचन और इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टालसिस। हिंदी में कहते हैं क्रमांकुंचन और इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये है क्या? देखो, इधर से दबाव बनेगा, इधर से दबाव बनेगा, ऐसे दबाव दबाया नीचे आ गया, फिर दबाव बनाया फिर नीचे आ गया, फिर दबाव बनाया नीचे आ गया। ये क्या है ऐसे समझ नहीं आया। हुआ क्या, एक बार मैं बलिया में पढ़ा रहा था, यूपी का एक क्षेत्र पड़ता है बलिया, वहां पढ़ा रहा था। तो वहां पर मैंने कहा कि ये प्रोसेस इंग्लिश में पेरिस्टालसिस कहलाती है, हिंदी में इस प्रक्रिया को क्रमांकुंचन कहते हैं। तो वहां पर होते हैं भैया सब एकदम सूरमा भोपाली बने होते हैं, तो गमछा हमछा धारण किए हुए एक जनाब थे, बैठे थे, कहे सर इसको क्रमांकुंचन ही क्यों कहते हैं। तो हमारा दिमाग थोड़ा खराब हो गया उस बात पे, मन में आया कि कुछ किया जाए। उनका खड़े हो नाम बताओ, मन में आया इनसे पूछेंगे इनका नाम, वो कहेंगे तुमको यही क्यों कहते हैं, या नहीं छोड़ो बच्चा है जान दो। फिर हमने कहा अच्छा सुनो भैया, तुमने कभी टूथपेस्ट किया है? तो कहते हैं हाँ सर टूथपेस्ट किया है। हमने कहा कब किया? गया आज सुबह किया है। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा निकाला था टूथपेस्ट? कहा हाँ। हमने कहा कैसे निकाला था? क्या ऐसे निकाला था? हमने कहा ठीक। अब मान लो आप टूथपेस्ट लेते हो और टूथपेस्ट निकालते हो, तो उनमें से एक बगल वाला कहा सर टूथपेस्ट हमने बेलन से निकाला है। हमने कहा लगता है तुम्हारे घर में जब सब टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो ही तुमको दिया जाता है। मतलब बेलन क्या मतलब अंतिम अवस्था का जो टूथपेस्ट बचता है, मम्मियाँ नहीं बेलन चला चला के उसका आखिरी बिट भी निकाल लें, मतलब उसकी पूरी खाल उधेड़ के निकाल लें, तब टूथपेस्ट मम्मी लगा के तब कहे अब नया वाला निकाल लूँ। तो वैसा वाला था। हम कहा सोचो आज हमने तुमको नया टूथपेस्ट दिया तो कैसा निकालोगे? तो कह रहा ऐसे निकालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और टूथपेस्ट ऊपर से आ जाएगा। हम कहा टूथपेस्ट को पलटो, अब कैसे निकालोगे? कह रहा ऐसे 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 दबाएंगे नीचे आ जाएंगे। हम कहा इसी तरह तुम्हारा टेटुआ दबाया जाता है। टेटुआ मतलब कि हाँ, ऐसे दबाते हैं खाना नीचे आता है, फिर ऐसे दबाते हैं फिर खाना नीचे आता है, फिर ऐसे दबाते हैं फिर ऐसे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ हम लोग नहीं दबा रहे हैं, वो अंदर अपने आप मसल दबा रही है। पहले यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, नीचे आता है, फिर यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, नीचे आता है। तो ऐसे दबते 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 दबते, तो तुम देखो यहाँ पर कुंचन हो रही है, हर बार पूछा जा रहा है कुंचन हो रही है, और ये कुंचन क्रम से चल रही है, इसीलिए इसको हिंदी में क्रमांक कुंचन कहते हैं। तो क्रमांक कुंचन के द्वारा भोजन पहुंच गया हमारे पेट में। ठीक। अब पूरे आहार तंत्र की अगर हम बात करें, मतलब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, हर जगह दरवाजा होता है। पूछो क्यों? ताकि भोजन ऊपर से नीचे तो जाए लेकिन नीचे से ऊपर ना आए। इसीलिए अगर तुम उल्टा लटका दे तो ऐसा तो है नहीं जो पेट में बाहर आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जाहिर सी बात है, दरवाजे बने हुए हैं जो वन साइडेड हैं, खुलते तो हैं लेकिन वापस नहीं आने देते, जाने देते हैं वापस नहीं आने देते। तो फिर लोग सोचें सर उल्टी कैसे आती है? उल्टी असल में गैसियस ओरिजिनेशन होता है, वो एसिडिक होती है। जब वो निकलती है ना तो एसिडिक जो फॉर्मुलेशंस होती है वो उन दरवाज़ों को, मतलब दरवाज़ा कह रहा हूँ, बेसिकली वो स्पिंस्टर होते हैं, वो स्पिंस्टर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं उनके इन्फ्लुएंस से, वो एकदम से आती है। और दर्द भी तो होता है, कुछ भी अपोज कर रहे हैं ना, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया के अपोज में है तो दर्द तो होता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स बेटा असल में वो जगह होती है जो जोड़ होती है। ठीक है सूरज, जो तुम्हारा मुंह होता है और जो तुम्हारी नाक होती है, ये दोनों फेरिंग से जुड़े होते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तुम्हारी नाक भी जाके फेरिंग्स में ओपन होती है और तुम्हारा मुंह भी जाके फेरिंग्स में ओपन होता है। ये फेरिंग्स है। ठीक है, फेरिंग्स में नेजल कैविटी भी आती है। नेजल कैविटी मतलब नाक की गुहा। और फेरिंग्स में ओरल कैविटी भी आती है, यानी कि मौखिक गुहा, या बकल कैविटी कह लो। ओरल कैविटी बकल कैविटी एक ही बात है। मुंह को ओरल कैविटी भी कहते हैं और मुंह को बकल कैविटी भी कहते हैं। तो कहीं बकल कैविटी लिखा हो तो डर मत जाना, कुछ नया नहीं लिखा, ये लिखा। ये होती है फेरिंग्स, जहाँ पे ये दोनों ओपन होती है। तो फेरिंग्स जोड़ होती है। जोड़ क्यों बोला? नेजल कैविटी यानी कि नाक की गुहा को कनेक्ट कर देती है किससे? लेरिंग्स से। ठीक है, तो जो भी तुम सांस लेते हो वो लेरिंग्स के थ्रू होते हुए फेफड़ों में चली जाती है, और जो भी तुम ओरल कैविटी के थ्रू भोजन आता है उसको ईसोफेगस के थ्रू भेज देती है।
अब भोजन इसमें ना जाए इसलिए यहाँ पर एक झिल्ली भी लगी होती है, झिल्ली को एपिग्लोटिस कहते हैं। कभी कभी इसीलिए कहा जाता है बेटा खाते समय मत बोलो, तो खाते समय बोलोगे पता चला खाना उसमें चला गया तो फेंकेगा, और फेंकेगा तो तुम सामने वाले के मुंह पे फेंक दोगे, पता चला तुम बोलो एकदम सामने वाले के मुंह पे सारा खाना। तो इसीलिए कहा जाता है कि तमीज कहती है कि मुंह बंद करके आप खाना खाइए, चुपचाप, बोलने का नहीं, क्योंकि लेरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहते, कंठनली, और कंठनली खुली और उसमें भोजन गया तो तुमने सामने वाले पर वर्षा कर दी अपने भोजन की। अभी क्लियर सूरज? तो अभी जैसे मैंने बताया कि कई ऐसे दरवाजे होते हैं, स्पिंस्टर होते हैं, जो भोजन को वापस आने से रोकते हैं। तो इसी तरीके का एक दरवाजा, एक स्पिंस्टर होता है हमारे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। इसी तरीके का एक दरवाजा होता है कि नहीं, कभी नहीं हो सकता, इतना बगल में थोड़ी ना लंग्स रखा हुआ है कि इधर तुमने खाया और लंग्स तक पहुंच गया, बहुत पापड़ बेल के पहुंचते हैं लंग्स तक। तो अब कौन कौन से स्पिंस्टर है? देखो, कभी भी किसी का नाम किया जाता है या तो उस जगह का कोई अच्छा बायोलॉजिकल नाम हो। तो देखो, स्टमक का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है गैस्ट्रो। स्टमक का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है गैस्ट्रो। और ये तुम्हारी आहार नली का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है ईसोफेगस। जो आहार नली का बायोलॉजिकल नाम है वो है ईसोफेगस, और स्टमक का बायोलॉजिकल नाम है गैस्ट्रो। तो अब तुम लोग सोचो इस स्पिंस्टर का नाम क्या होगा। तो मैं तुम लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ और पोल देता हूँ, ठीक है? देखो, ऑप्शन वहां के हैं लेकिन क्वेश्चन मेरा है। ऑप्शन वहां के हैं लेकिन क्वेश्चन मेरा है, ठीक? बेटा, ऑप्शन ये है लेकिन क्वेश्चन मेरा है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ स्टमक और ईसोफेगस के बीच का। स्टमक और ईसोफेगस के बीच का, ठीक है? स्टमक और ईसोफेगस यानी कि अमाशय और आहार नली के बीच का। और मैं तुम लोगों को अब देने जा रहा हूँ पोल, और पोल पर आंसर करना। गलत पोल एंटर हो गया है भाई लोग। हिंदी तो दी तो है। तुम लोगों के आंसर आ गए मेरे पास। 7 आंसर आए हैं। टॉप पर नीरज, सेकंड पर योगेश, थर्ड पर राहुल। तो नीरज, योगेश, राहुल, संचिन, कार्तिक, आदर्श और सूरज का आंसर आया। बहुत सही। हिंदी में दिया तो है, देखो, अमाशय और आहार नली के बीच वॉल्व को क्या कहते हैं, ठीक है? पाइलोरिक स्पिंस्टर होता है अमाशय और छोटी आंत के बीच बीच अमाशय और छोटी आंत। नहीं, मेरे पास तो ABCD में आंसर आया। सही बताओ। ABCD का पोल था। मैंने फिर से दे दिया भाई। ABCD था, सच्ची बता रहा हूँ। ABCD का पोल नहीं आया था। अभी तो दोबारा पोल दिया है मैंने।
कहते हैं, मुंह को बकल कैविटी भी कहते हैं। तो कहीं बकल कैविटी लिखा हो तो डर मत जाना, कुछ नया नहीं लिखा, ये लिखा। ये होती है फेरिंग्स, जहाँ पे ये दोनों ओपन होती है। तो फेरिंग्स जोड़ होती है। जोड़ क्यों बोला? नेजल कैविटी यानी कि नाक की गुहा को कनेक्ट कर देती है किससे? लेरिंग से। ठीक है, तो जो भी तुम सांस लेते हो वो लेरिंग्स के थ्रू होते हुए फेफड़ों में चली जाती है, और जो भी तुम ओरल कैविटी के थ्रू भोजन आता है उसको ईसोफेगस के थ्रू भेज देती है। अब भोजन इसमें ना जाए इसलिए यहाँ पर एक झिल्ली भी लगी होती है, झिल्ली को एपिग्लोटिस कहते हैं। कभी कभी इसीलिए कहा जाता है बेटा खाते समय मत बोलो, तो खाते समय बोलोगे पता चला खाना उसमें चला गया तो फेंकेगा, और फेंकेगा तो तुम सामने वाले के मुंह पे फेंक दोगे। पता चला बोलो तो सामने वाले के मुंह पे सारा खाना। तो इसीलिए कहा जाता है कि तमीज कहती है कि मुंह बंद करके आप खाना खाइए, चुपचाप, बोलने का नहीं। क्योंकि लेरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं। कंठनाली, और कंठनाली खुली और उसमें भोजन गया तो तुमने सामने वाले पर वर्षा कर दी अपने भोजन की। अभी क्लियर सूरज? तो अभी जैसे मैंने बताया कि कई ऐसे दरवाजे होते हैं, स्पिंस्टर होते हैं, जो भोजन को वापस आने से रोकते हैं। तो इसी तरीके का एक दरवाजा, एक स्पिंस्टर होता है हमारे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। इसी तरीके का एक दरवाजा होता है कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। इतना बगल में थोड़ी ना लंग्स रखा हुआ है कि इधर तुमने खाया और लंग्स तक पहुंच गया। वो पापड़ बेल के पहुंचते हैं लंग्स तक। तो अब कौन कौन से स्पिंस्टर है? देखो, कभी भी किसी का नाम किया जाता है या तो उस जगह का कोई अच्छा बायोलॉजिकल नाम हो। तो देखो, स्टमक का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है गैस्ट्रो। स्टमक का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है गैस्ट्रो। और ये तुम्हारी आहार नली का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है ईसोफेगस। जो आहार नली का बायोलॉजिकल नाम है वो है ईसोफेगस, और स्टमक का बायोलॉजिकल नाम है गैस्ट्रो। तो अब तुम लोग सोचो इस स्पिंस्टर का नाम क्या होगा। तो मैं तुम लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ और पोल देता हूँ। ठीक है, देखो ऑप्शन वहां के हैं लेकिन क्वेश्चन मेरा है। ऑप्शन वहां के हैं लेकिन क्वेश्चन मेरा है। ठीक बेटा, ऑप्शन ये है लेकिन क्वेश्चन मेरा है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ स्टमक और ईसोफेगस के बीच का। स्टमक और ईसोफेगस के बीच का। ठीक है, स्टमक और ईसोफेगस यानी कि आमाशय और आहार नली के बीच का। और मैं तुम लोगों को अब देने जा रहा हूँ पोल, और पोल पर आंसर करना। गलत पोल एंटर हो गया है भाई लोग। हिंदी तो दी तो है। तुम लोगों के आंसर आ गए मेरे पास। 7 आंसर आए हैं। टॉप पर नीरज, सेकंड पर योगेश, थर्ड पर राहुल। तो नीरज, योगेश, राहुल, संचिन, कार्तिक, आदित्य। पाइलोरिक स्पिंस्टर होता है अमाशय और छोटी आंत के बीच बीच अमाशय और छोटी आंत। नहीं, मेरे पास तो ABCD में आंसर आया। सही बताओ। भूल है। राहुल उठा फेंक देंगे, बता दे रहे गलत किए अगर, और कर दिए हो तुम। यहाँ लिखा है अमाशय और छोटी आंत के बीच में।
एकदम लबरेज हो गया। चल, तो भोजन अब हमारे कहाँ आ चुका है? अमाशय में। अमाशय बोले तो स्टमक। स्टमक में भोजन जैसे ही पहुंचता है तो ये 4 घंटे तक यहाँ रहता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे। यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है तो HCl का स्त्राव होता है। स्त्राव यानी कि सिक्रीशन। HCl का सिक्रीशन होता है, और HCl का स्त्राव या सिक्रीशन होता कहाँ से? ऑक्सिंटिक सेल या ऑक्सिंटिक कोशिका से। ठीक है, तो HCl का स्राव होता है ऑक्सिंटिक सेल से, और ऑक्सिंटिक सेल से जो HCl आता है ये क्या करता है? जो आपका बोलस आया होता है, बोलस, उस बोलस को एसिडिक बना देता है। फिर वो बोलस एसिडिक फॉर्म में कहलाता है काइन। यहाँ पर दो एंजाइम होते हैं, दो एंजाइम। एक एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन, और दूसरे एंजाइम का नाम होता है रेनिन। पेप्सिन सोया होता है, पेप्सिन को जगाता है HCl। पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है? HCl। तो ये पूछा जाता है HCl किसको एक्टिवेट करता है? HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और जब पेप्सिन एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है, और प्रोटीन को तोड़कर क्या बनाता है? पेप्टोन्स। रेनिन तोड़ता है केसिनोजेन को, और केसिनोजेन को तब्दील कर देता है केसीन में। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है, मतलब छोटे बच्चे केवल दूध पीते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है नवजात में कौन सा एंजाइम होता है, तो नवजात में रेनिन होता है। ठीक है, और तो और इस HCl के सिक्रीशन के बाद FCl को वापस अवशोषित भी कर लिया जाता है, अब्सॉर्ब भी कर लिया जाता है। HCl को वापस अवशोषित भी कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। इसको एब्जॉर्ब या अवशोषित कौन करते हैं? इसको एब्जॉर्ब या अवशोषित करती है म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर को हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा ग्रंथि या श्लेष्मा की परत। रेनिन बचपन से लेकर अब तक हमारे में होता है कार्तिक। बचपन से है, नवजात जब हम लोग पैदा हुए तब से है, और अभी तक है। ठीक है, तब भी दूध पिए थे और अभी भी दूध पीते हो। ठीक है, जो मदर्स फीडिंग क्यों कहा जाता है 6 महीने तक? इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो रेनिन होता है ना वो इतना एक्टिवेटेड नहीं होता कि आपका बाहर का दूध डाइजेस्ट कर ले, तो इसीलिए कहा जाता है 6 माह तक सिर्फ स्तनपान। मदर्स मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मदर का मिल्क मिलता है ना चाइल्ड को, तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो मदर से अटैच रहा होता है 9 महीने, तो उसको पता है कि उसकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो मदर से ही हुआ है, तो उसके अंदर की जो बॉडी एक्टिविटीज है ना वो अभी भी मदर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। पेप्सिन बचपन में नहीं होता, पेप्सिन बाद में डेवलप करता है। इसीलिए 6 माह के बाद अन्नप्राशन होता था, याद होगा अगर बचपन में अन्नप्राशन हुआ होगा। 6 महीने के बाद बच्चे का अन्नप्राशन कहाँ कराया जाता था? कई कई बच्चों का 1 साल तक अन्नप्राशन नहीं होता था। ठीक है, अन्नप्राशन क्या था? जब पहली बार तुमको अन्न चखाया जाता है, वो अन्नप्राशन की जो एज मानते थे वो यही मानते थे जब आपकी बॉडी पेप्सिन को सिक्रीट करना शुरू कर दे, HCl सिक्रीट करना शुरू कर दे। ठीक है, वो अन्नप्राशन का दौर होता है। ये हम ही में नहीं, ये तुम दुनिया के किसी जीव में ले लो। जब वो पैदा होता है तो अपनी माँ का, जब वो फीडिंग कर रहा होता है, दूध पी रहा होता है, तो उस दौरान तक एक जो होता है ना उसकी मदर केयर अफेक्शन जो बहुत ज़्यादा होता है,
बाद में जब वो खुद से चलना फिरना शुरू कर देता है तो मम्मी कहता, ठीक है, हो गया। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो केवल रेनिन होता है, पेप्सिन नहीं होता, पेप्सिन बाद में बनता है। ठीक, अभी क्लियर हो चुका है। तो पेट में पाचन होने के बाद ये भोजन जो काइम बन चुका है, काइम बन के भोजन पहुंचता है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में जब ये भोजन पहुंचता है तब क्या होता है? छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। एक भाग होता है जेजुनम, एक भाग होता है डियोडेनम, एक भाग होता है इलियम। सबसे पहला भाग होता है आपका डियोडेनम, दूसरा भाग होता है जेजुनम और तीसरा भाग होता है इलियम। डियोडेनम में दो रस आते हैं, दो रस यानी कि टू जूसेस। एक जूस आपका आता है लिवर से, लिवर सेक्रीट करता है इसको, और एक पैंक्रियास से, पैंक्रियास सेक्रीट करता है इसको। लिवर जिसको सेक्रीट करता है वो जूस है बाइल, जिसको हिंदी में पित्त रस कहते हैं, और लिवर को यकृत कहते हैं हिंदी में। और इसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में, इसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। इस बाइल जूस की बात करें तो येलोइश होता है। क्या कलर होता है इसका? येलोइश, पीले कलर का होता है। इसका काम होता है फैट डाइजेशन यानी कि वसा का पाचन। जो वसा का पाचन होता है यही करता है, वसा को इमल्सिफाई करता है। ये इमल्सिफाई का मतलब उसको पचाने योग्य बनाता है, इमल्सिफाई करता है यानी कि उसको पचाने योग्य बनाता है। दूसरा काम पित्त रस करता है कि ये जो एसिडिक आया है ना, एसिडिक फूड, एसिडिक क्यों? एसिडिक काइम बन के आया होता है, इसको तब्दील कर देता है बेसिक में, यानी कि अम्लीय से क्षारीय बना देता है, अम्लीय से क्षारीय बना देता है, अम्लीय से क्षारीय बना देता है, एसिडिक से बेसिक बना देता है। ये सारे काम थे बाइल के। ठीक, बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा रस है जिसमें एंजाइम नहीं होता, तो बाइल। बाइल के पास नो एंजाइम। दूसरा यहीं पर जो आता है वो होता है हमारा पैंक्रियास। दूसरा जो आता है पैंक्रियास। तो पैंक्रियास से जो रस आता है उसको पैंक्रियाटिक जूस या अग्न्याशय रस, पैंक्रियास को हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं ना, अग्न्याशय। तो अग्न्याशय रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस। तो ये जो अग्न्याशय रस होता है, पैंक्रियाटिक जूस, ये करता क्या है? ये पैंक्रियाटिक जूस या अग्न्याशय रस, इसमें तीन एंजाइम होते हैं। इसमें कितने एंजाइम होते हैं? तीन। उनको याद करने के लिए ट्रिक है पेटल। पी से पैंक्रियास, ई से एंजाइम, अब टी से कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन्स को तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स में, जो कि बाद में अमीनो एसिड में तोड़ दिए जाते हैं। अमाइलेज वही काम करता है स्टार्च को, सिंपल शुगर। और लाइपेज क्या करता है?
इमल्सिफाइड फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, क्या हुआ आदर्श, बोरिंग लगने लगा डाइजेस्टिव सिस्टम? देखो डेप्थ तक गए हैं तो थोड़ा सा तो बोरियत देगा ही। आखिरी चीज बची है जेजनम, तो यही था ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में यही था। इसके बाद हम लोग जेजनम में, ठीक है, इसके बाद हम लोग जेजनम पे आते हैं। ये जो जेजनम का हिस्सा होता है इसको पाचनांत्र कहते हैं, सारा पाचन यही होता है, अंतिम पाचन। यहाँ पर 5 एंजाइम मिलते हैं जिनको याद रखने की ट्रिक है, स्मेल, SMELL। एस से सुक्रेस एक एंजाइम है, दूसरा है माल्टेस, तीसरा है इरेप्सिन, चौथा है लाइपेस और पांचवा है लैक्टेस। ठीक, तो ये पांचों एंजाइम की क्रियाएं, बकवास है सूरज, क्या कर रहे हो? ठीक है, सुक्रोज को तोड़ता है, सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है, सुक्रोज को किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। माल्टेस तोड़ता है माल्टोज को ग्लूकोज में। ठीक है, फिर एरिप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में। लाइपेस तोड़ता है लाइपेस तोड़ता है इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल। और लैक्टेस तोड़ता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसके बाद हमारा भोजन पहुंचता है, पता है कहाँ, इलियम में। ये इसको तुम लोग यहाँ देखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हमारा भोजन पहुंचता है इलियम में। इलियम बताता हूँ, इलियम कहाँ, ये है इलियम। इलियम में विलाय नाम की एक लेयर होती है, ये है विलाय, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे विलाय हैं। यहीं पर हमारा भोजन यहाँ से यहाँ होते हुए ऐसे जाता है, तो पीली पीली धारी दिख रही होगी, यहाँ पर ये हमारा भोजन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा ये भोजन ऐसे जा रहा होता है तो ये उसको अवशोषित करती है, अब्जॉर्ब करती है। देख रहे हो, यहाँ पर भोजन अंदर जा रहा है और ये विलाय उसको अवशोषित करती रहती है, ऐसे अंदर भोजन जा रहा है हमारा। और यहीं पर भोजन जब जाता रहता है, अवशोषित होता रहता है, अब्जॉर्ब होता रहता है। और अब्जॉर्ब होना होता है, जो जो अब्जॉर्ब हो जाता है फिर बॉडी उसको यूज करती है, उसको असिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा डेफिकेशन हो जाता है। डेफिकेशन मतलब समझ गए, सुबह सुबह हिसाब किताब, स्टूल। हिंदी में इलियम, इलियम आखिरी लेयर होती है, आखिरी लेयर को इलियम कहते हैं। ठीक है बेटा, जो हमारा छोटी आंत होती है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ड्यूडेनम जिसको पाचनांत्र कहते हैं, दूसरा होता है जेजनम, जेजनम को जेजनम ही कहते हैं, और तीसरा होता है इलियम, इलियम हमारा अंतिम, जहाँ विलाय होता है, विलाय, विली, हिंदी में विली लिखा होता है। अवशोषित करती है, अब्जॉर्ब करती है, बॉडी इसको यूज करती है। उसके बाद जितना भी बचता है उसको निकाल दिया। तो ये था आपका टोटल पाचन तंत्र। यहाँ पर मैंने बस कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं आज पढ़ाई है, रीज़न बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक हो जा रहा है, अभी तुम लोग इतना नहीं झेल सकते हो तो मैं नहीं किया। ये स्टमक का थोड़ा सा पोर्शन था, बताना था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा और कल इसको बताने के बाद आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू गाइस।
पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मस्त रहिए।